अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और नंबर थ्योरी में ये यूज़ होता है। तो इसमें हम इसकी स्टेटमेंट पहले सीखेंगे कि स्टेटमेंट ये इसकी क्या है। फिर इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो लेमास भी आप कह सकते हैं, जो हेल्पिंग थ्योरम्स के तौर पे यहाँ यूज़ हुए हैं, और इसकी प्रूफ फिर हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेंगे प्रूफ से पहले, जो अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ये प्रूफ आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल आपको लगेगा। तो पहले इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट प्राइम ग्रेटर देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। मतलब ये है कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वन से बड़े, और प्राइम्स इसमें शामिल नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम्स क्यों शामिल नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसको, उन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं एक ख़ास यूनिक वे में। तो ये इस जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इस एक एग्जांपल करेंगे जिससे ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक इंटीजर चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक 32 इंटीजर जो है वो चूज़ कर दिया। अब ये 32 जो है, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम नहीं होना चाहिए। जो भी इंटीजर हम चूज़ करने वाले हैं वो प्राइम नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो इंटीजर प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। और हमें एक लेमा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर कंपोजिट है तो उसके डिवाइजर्स में से एक डिवाइज़र प्राइम ज़रूर होगा। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 32 एक इंटीजर है तो इसका एक लीस्ट प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होगा, जो कि हमें पता है कि लीस्ट प्राइम डिवाइज़र जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो 2 होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 32। और डिविजिबिलिटी की डिफिनीशन के मुताबिक अगर कोई इंटीजर दूसरे को डिवाइड करता है, जिस तरह 2 32 को डिवाइड करता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 32 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। यहाँ पर हम वो इंटीजर लिखेंगे जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो जो आंसर है 32 वो आ सके। तो यहाँ इसका हमें पता यहाँ से चलेगा ना कि 2 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर लें, या डिवाइड 2 को हम 16 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 32 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 32 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने करना ये है कि 32 को ऐसे नंबर्स में लिख प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमने इसको लिखना है कि वो जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 32 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड 16 हमने कर लिया, 32 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 2 है ये प्राइम है, ठीक है, लेकिन ये 16 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये 16 प्राइम होता तो बस बात ही ख़त्म, यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिल जाता। हमने ये शो कर दिया होता कि 32 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 भी है। इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर हमारा फुल नहीं है। अब हम और कुछ स्टेप्स करेंगे आंसर को लाने में। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये मैं आपको लिए रफली कर रहा हूँ, ये हम लोग थ्योरम में देखेंगे प्रॉपरली। अब अगर ये इसके जो है ना कि 32 को हमने 2 मल्टीप्लाइड 16 में की फॉर्म में लिखा, 2 तो प्राइम है, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। 16 हमारे पास प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि 16 भी एक कंपोजिट नंबर है। और हमें पता है कि कंपोजिट नंबर का एक लीस्ट प्राइम डिवाइज़र होता है, तो 16 का भी होगा जो 16 को डिवाइड करेगा। और हमें पता है कि लीस्ट प्राइम डिवाइज़र हमारे पास 2 होता है। तो इसको भी हम जब डिविजिबिलिटी की डिफिनीशन के मुताबिक लिखेंगे तो 16 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, और हमें पता है कि वो 8 है। यहाँ पर आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये हम इस 16 की बात कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना कि 16 की जगह पे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 पुट कर देंगे। तो 2 पहले से था, एन टू 8 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
32 को हमने मज़ीद एक्सपेंड किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 तो आ गया, प्राइम तो 2 आ गए, लेकिन तीसरा नंबर प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये है कुछ और स्टेप्स हमें करने हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो देखें कि ये जो 8 है, अभी हमने इसके साथ भी यानी कि वही प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ पे 32 और 16 के साथ किया है। 8 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, मतलब कि इसका भी कोई लीस्ट प्राइम डिवाइज़र होगा और वो हमें पता है 2 है। तो 2 8 को डिवाइड करता है कब, जब 8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 हम कर लेते हैं। इस तरह इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब स्टिल 4 फिर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। तो एंड अगेन सिमिलरली हम वही प्रोसेस करेंगे कि 2 डिवाइड्स 4, दिस इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस 4 की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 2 भी साथ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 4 8 16 एंड 32। तो आपने देखा कि हमने 32 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा। ये थ्योरम सेम इसी तरह की इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन वो जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल कराया ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके कि इस थ्योरम का मतलब क्या है। तो अब इसकी जनरल स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें क्या है। फैक्ट्स सारे ये यूज़ होंगे जो हमने यहाँ पे किए हैं, सिर्फ वो जनरल है इसलिए। तो चलिए इस प्रूफ को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हेल्पिंग थ्योरम्स हैं हमने यहाँ पर समझाए भी आपको कि अगर कोई भी नंबर जो है सॉरी यहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा हो तो उसका एक प्राइम डिवाइज़र होता है, ठीक है। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक प्राइम नंबर किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है तो या वो एक को यानी कि पहले नंबर को डिवाइड करेगा या दूसरे को डिवाइड करेगा, और ये जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए है ये तीसरा वाला प्रूफ। हम इसका क्या करेंगे, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल में भी एक एक स्टेप दोबारा समझाऊंगा। लेट n इज ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो 1 से बड़ा हो। If d is a common divisor of n, then 1 is less than d and d is less than equal to n। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंटीजर का कॉमन डिवाइज़र हो तो ये जो कंडीशन है वो ये फुलफिल करेगा। जिस तरह हमने देखा ना कि 32 का कॉमन डिवाइज़र हमारे पास था 2, तो वो 2 जो था वो 1 से बड़ा था, लेकिन 32 से छोटा था। बराबर भी हो सकता है, वो अपने केस में हो सकता है। अगर ये 32 लेट्स से अगर 2 होता तो फिर उसको इक्वल भी लिख सकते थे। तो ये सिंपल बात है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है यहाँ से कि इफ़ n इज़ अ प्राइम देन वी आर डन। इसका मतलब ये है जो स्टार्ट में आपको मैंने समझाया था कि अगर आपने एक इंटीजर ऐसा चूज़ किया हो जो यानी कि प्राइम हो, मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट प्राइम। यहाँ अगर प्राइम होता तो हम कहते कि उसके साथ हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। प्राइम्स को हम प्राइम्स की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। यानी कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर हो तो आप कोई दो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक 5 प्राइम नंबर है, तो 5 को मैं अब 1 मल्टीप्लाइड 5 सिर्फ लिख सकता हूँ। चूँकि 1 हमारे पास प्राइम ही नहीं है तो इसलिए ये प्राइम्स के लिए थ्योरम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से अब आगे शुरू कर लेते हैं कि इफ़ n इज़ प्राइम देन वी आर डन, बट इफ़ n इज़ नॉट प्राइम, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा 32 हमारे पास प्राइम नहीं था, तो अगर प्राइम नहीं है इट मीन्स n इज़ कॉम्पोजिट। अगर प्राइम नहीं है तो ज़ाहिर बात है फिर कॉम्पोजिट नंबर होगा, और अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो लेमा से हमें पता है कि इसका एक लीस्ट प्राइम डिवाइज़र होगा, उसको हमने d1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर n कॉम्पोजिट है तो उसका कोई लीस्ट प्राइम डिवाइज़र होगा, उसको हमने d1 का नाम दे दिया। तो मतलब क्या कि d1 जो है वो n को डिवाइड करेगा। अगर d1 n को डिवाइड करेगा, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक n इज़ इक्वल्स टू d1 n1 वेयर n1 इज़ इंटीजर।
यानी कि यहाँ पे इसको मैं आपको यहाँ दोबारा समझा दूँ कि ये स्टेप, इस स्टेप का मतलब वहाँ पे है जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जनरलाइज स्टेप था वो, कि अगर कोई यहाँ पे इसको आप D1 का नाम दे दे और उसको n का नाम दे दे, कि अगर D1 n को डिवाइड करता है तो n को हम D1 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर जिसको हमने n1 का नाम दिया हुआ है इसमें लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई जो D1 है वो n को डिवाइड करता है तो n इज इक्वल टू D1 n, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर D1 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो तभी हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर मज़ीद हम इसको देखें, यहाँ पर वो बात है कि अगर n1 आपके पास प्राइम हुआ तो बस हमारा आंसर आ गया, हमने ये शो कर दिया कि इस n को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा। लेकिन अगर आंसर अगर ये n1 प्राइम नहीं हुआ तो फिर मज़ीद इसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको एग्जांपल में इसको दोबारा मैं समझाऊंगा। हेयर इफ़ n1 इज़ प्राइम देन वी आर डन। इसका मतलब ये है कि अगर ये n1 प्राइम हुआ तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने शो कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमने लिखा। बट इफ़ n1 इज़ नॉट प्राइम देन सिमिलरली n1 हैज़ एट लीस्ट वन प्राइम डिवाइज़र से d2। अगर n1 प्राइम नहीं हुआ, कॉम्पोजिट होगा तो इसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा जिसको हमने d2 कहा हुआ है। d2 इसको डिवाइड करेगा n1 को, और n1 को हम d2 n2 की फॉर्म में लिख सकेंगे। n2 कोई भी इंटीजर होगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम मैंने दे दिया। 2 को हम 1 में पुट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन 3 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 3 की फॉर्म में हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अगर एक यहाँ पे 232 को डिवाइड करता था, 32 को हमने 2 इंटू सम इंटीजर किया। अब अगर ये प्राइम होता तो फिर तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि फिर हमारा जो काम था वो ख़त्म होता, लेकिन यहाँ पे ये 16 है और ये कंपोजिट है तो इसका भी एक प्राइम डिवाइज़र है। इसको हमने चेक किया, इसका जो आंसर आया उसमें जो 8 था इसका भी एक प्राइम डिवाइज़र था। इस तरह आप जाते जाते तब तक ना रोकते जब तक आपको सारे प्राइम्स ना मिलते। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है कि जब हमने इसकी वैल्यू पुट की वहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 आ गया। अब आप देखें कि अगर ये n2 प्राइम होता, ये जो n2 है, तो फिर तो बात ख़त्म होती क्योंकि n को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया होता। लेकिन यहाँ पर अगर n2 प्राइम नहीं है, अब ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इसको हम अज्यूम तो नहीं कर सकते कि बस ये इधर तक ही होगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर ये n2 प्राइम है, कंपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा जिसको हम d3 का नाम दे देते हैं, कि यानी कि जो d3 है वो इसको डिवाइड करेगा, d3 इस n2 को डिवाइड करेगा। अगर d3 n2 को डिवाइड करेगा तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक n2 को हम d3 इंटू n3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। n3 कोई भी इंटीजर होगा। इसी तरह आप जाते जाते उस टाइम तक यानी कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब आपको राइट साइड पे तमाम नंबर्स प्राइम मिले। जिस तरह यहाँ एक एग्जांपल में हमें मिले थे, हमने ये पूरे स्टेप्स किए, हमने चेक किया कि अगर ये इंटीजर राइट साइड पे प्राइम, उसको हमने कुछ नहीं कहा, जैसे ही कॉम्पोजिट आया हमने उसको भी डिवाइड किया। जाते जाते हमारे पास ये एक फॉर्म मिला राइट साइड पे सारे प्राइम नंबर्स का, तो हम उसी पर ही वहाँ पर ही हम रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इस तरह करना है कि हमने इस तरह एक एक स्टेप करना है, जाते जाना है, और जब तक हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पे सारे प्राइम्स ना मिले हम उस वक्त तक ही स्टेप कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली द प्रोसेस विल कंटिन्यू टू ऑब्टेन प्राइम डिवाइजर्स सच दैट n इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं d1 d2 d3 अप टू d के, ये सब हमारे पास प्राइम्स हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स चूँकि स्टेटमेंट्स में यूनिकनेस भी है, और यूनिकनेस का बेसिक मतलब क्या होता है वो भी हम एक एग्जांपल अभी करेंगे। तो मैं आपको इस एग्जांपल में बता देता हूँ। जिस तरह एक नंबर 8 है, एक इंटीजर 8 है, 8 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, एक और इंटीजर लेते हैं, लेट से 18 ले लिया, तो 18 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये कह रहा है कि अगर एक नंबर
को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, तो ये जो प्राइम्स होंगे ये यूनिक होंगे, यानी कि इन 2 और 3 के अलावा कोई ऐसे प्राइम नहीं होंगे जिनकी प्रोडक्ट से हमारे पास 18 आ जाए। या अगर आप 8 चूज़ करें तो 8 के जितने भी प्राइम्स मल्टीप्लायर हैं जो जिनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो इंटीजर आता है, तो कहते हैं कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये यूनिक होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर 8 के लिए हम देखें तो 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नहीं होगा जो हम मल्टीप्लाई करें और वापस हमारे पास 8 आ जाए। सिमिलरली 18 के लिए भी है कि कोई भी 2 और 3 के अलावा प्राइम नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 18 आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पे यूनिकनेस भी इसमें होती है कि जब आप किसी इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लें, यहाँ तक तो हमारा प्रूफ हो गया। यूनिकनेस हम इस प्रूफ में भी चेक करेंगे। यूनिकनेस से मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि उन प्राइम्स के अलावा कोई दूसरा प्राइम नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि n इज़ रिप्रेजेंटेड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन 2 डिफरेंट वेज। हमने कहा कि हमने 2 डिफरेंट वेज में एक ही प्राइम को एक ही इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पे p जो है P1 P2 P3 अप टू Pk और Q1 Q2 Q3 अप टू QL ये दोनों प्राइम्स हैं, ठीक है। हमने अब ये शो करना है कि इस सेंटेंस की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं आपको इसी एग्जांपल में बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास 18 है ना। अब 18 को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमने अब ये शो करना है कि बेसिकली ये जो साइड्स हैं लेफ्ट साइड्स ये इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात है कि अगर n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं तो उनके अगर ऑर्डर को हम चेंज करें या दूसरे प्राइम्स ले आएँ तो बेसिकली वो एक ही होंगे सिर्फ, यानी कि उनकी ऑर्डर चेंज होगा, कुछ प्राइम्स पहले होंगे कुछ बाद में होंगे। तो ये हमने अब प्रूफ करना है कि वी हैव टू शो दैट पी आई इज इक्वल टू क्यू जे। यहाँ पर जितने भी होंगे आईज प्राइम जो होंगे पी से जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो होंगे क्यू वो इक्वल होंगे, या के इज इक्वल टू एल, यानी कि यहाँ पे जितने भी प्राइम्स होंगे वो यहाँ के प्राइम्स के बराबर होंगे, यानी कि यूनिक होंगे, ठीक है। इसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि जो के है ये एल के बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल आपस में नहीं है। तो जब भी कोई दो नंबर्स इक्वल नहीं होते तो उनमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या वो एक या जो नंबर होगा वो दूसरे से छोटा होगा या दूसरे से बड़ा होगा। मैं इस साइड से शुरू करता हूँ और ये साइड आप लोग खुद कर लें, इजी है, सिंपल, जिस तरह ये होगा उसी तरह ये साइड भी होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर ये एल के बराबर नहीं है तो इसका यह मतलब फिर बनेगा कि ये एल से छोटा होगा, मैंने ये एज्यूम किया। तो लेफ्ट साइड पे हम ये लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 अप टू ये आप लिखते Pk तक, और यहाँ पे Q1 से लेके Qk तक लिख लिए। ये सारे बेसिकली प्राइम्स हैं, सिर्फ हमने इसको जनरलाइज करने के लिए कुछ यानी कि जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनमें i और i+1 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि हमने ये शो करना है कि जो प्राइम्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एक नंबर जो इंटीजर है उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट में जब हम लिखेंगे तो जिस तरफ से भी हम लिखें, प्राइम्स की शुरुआत जिस साइड से भी हम करें इक्वल होंगे। एग्जांपल आपको एक बार फिर मैं यहाँ पे समझा दूँ। इसका फिर यह मतलब होगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस जो स्टेरिक इक्वेशन है इसका मतलब ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लेफ्ट साइड के प्राइम्स होंगे वो राइट साइड के प्राइम्स के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंस पी आई डिवाइड्स दिस पी अप टू P1 P2 अप टू Pk, यानी कि इन प्राइम्स में ऐसा प्राइम ज़रूर होगा जो इनके मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे। अगेन आपको मैं इसी एग्जांपल में ये बता देता हूँ, इन प्राइम्स में ऐसा एक प्राइम ज़रूर होगा जो मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे, इन सब की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे। 2 है क्योंकि 2 डिवाइड करता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 3 भी है, 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि इस लेफ़्ट साइड के प्राइम्स में एक ऐसा प्राइम्स ज़रूर होगा जो इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे, और सिमिलरली वो उस साइड की मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। जिस तरह यहाँ पे है, ये जो 2 हमने इस साइड से लिया, इस 2 ने इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड किया, तो ये 2 जो है ये इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर पी आई ने जो रेंडमली हमने यहाँ पे चूज़ किया वो इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करें, तो ये इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद हम कहेंगे कि ये जो स्टेरिक इक्वेशन है इसको हम पी आई से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हमने सपोज क्या किया हुआ है कि के एल से कम है, यानी कि इधर जितने भी प्राइम्स हैं वो इन प्राइम्स से हमारे पास कम है, यानी कि इधर जितने भी प्राइम्स हैं और इधर जितने भी प्राइम्स हैं लग तो सेम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम्स हमारे पास थोड़े से कम हैं, यहाँ पे प्राइम्स हमारे पास थोड़े से ज़्यादा हैं। तो जब हम पी आई को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर पी आई को यहाँ इस पूरा डिवाइड हम कर दे पी आई पे, तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। राइट साइड चूँकि ज़्यादा है, इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं हमारे पास, तो जितने एलिमेंट्स वो पी आई डिवाइड करे वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी कुछ रह जाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने थोड़ा सा समझना होगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे 4 प्राइम्स हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि इसको हम प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास हैं 3 प्राइम्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि 2 एक नंबर होगा जो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन, चारों के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा, जिसको मैंने पी आई का नाम कहा है, और वो यहाँ इन तीनों को भी डिवाइड करेगा। तो ज़ाहिर बात है अगर वो इन तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 1 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे ये कंडीशन है। हमने सपोज किया कि के एल से छोटा है, फिर हमने कहा कि पी आई इस पूरे लेफ़्ट साइड को डिवाइड करता है, तो लेफ़्ट साइड को डिवाइड कर दिया, चूँकि लेफ़्ट साइड राइट से कम है तो इधर जितने भी प्राइम्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, राइट साइड पे कुछ प्राइम्स रह जाएंगे। तो अगर राइट साइड पे कुछ प्राइम्स रह गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मल्टीप्लिकेशन से 1 आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्राइम्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास 1 आ जाए। Eventually we get 1 on left side written as 1 is equal to some primes, यानी कि मेरा कहने का वही मतलब था कि 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, चूंकि लेफ्ट साइड पे प्राइम्स कम थे, राइट साइड पे प्राइम्स ज़्यादा थे। हमने सपोज किया था कि के जो है वो एल से छोटा है, इसका मतलब ये है कि एल में ज़्यादा प्राइम्स होंगे, के में कम प्राइम्स होंगे। तो अगर के प्राइम्स ख़त्म हो जाए और एल के प्राइम्स 20 उतने ख़त्म हो जाए तो एल में कुछ ज़्यादा प्राइम्स रहेंगे, यानी कि रिमाइंडर सिर्फ 1 नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ प्राइम्स भी रहेंगे। और फिर मैथमेटिकली इसका मतलब ये होगा कि इन प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके हम 1 हासिल कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका फिर यही मतलब हुआ कि अगर हम के को एल से छोटा ले लें या बड़ा ले लें तो आंसर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों बराबर हो, और ये हमने प्रूफ करना था।